हेलो। ये तो है ना आवाज? हाँ ठीक है। ओके, आप लिंक शेयर ग्रुप में। की मैंने। ओके, सो इलस्ट्रेशन 10 में एक्सप्लेन कर रही हूँ जर्नल एंट्रीज का, बट उसके पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि आफ्टर कोविड सिर्फ फेस टू फेस क्लासेस नहीं होते हैं। सबको पता है ना? फेस टू फेस के साथ रिकॉर्डिंग भी करना पड़ता है। किसके लिए? जब आप एब्सेंट रहते हो तब आपको रिकॉर्डिंग देखने के लिए। ओके, तो रिकॉर्डिंग करना ये टेक्निकल होता है। ओके, उसके बाद कुछ बच्चों आते नहीं, ये इधर काम रहते हैं ना, दूर रहते हैं, तो उनके लिए लाइव स्ट्रीम करना पड़ता है ऑनलाइन। तो कितने मोड्स पे क्लास चालू है? 3, करेक्ट। फेस टू फेस, रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन। ओके, तो क्लास को चालू करने के लिए ये सब टेक्निकल चीजें स्टार्ट करनी पड़ती है। ओके, तो उसमें एक्सपर्टाइज करना है किसी को, टेक्निकली ये कैसे लगाते हैं ये सीखना है आपको। संतोष दादा का काम करना है किसी को आगे जाके, कोणालाच नहीं शिकायचं ना है। ओके, फिर उस टाइम आपको रिवीजन करनी होती है। सो ये इधर क्या चल रहा है देख के क्या फायदा है? किसका टाइम वेस्ट हुआ? हमारे सारे क्वेश्चंस हुए हैं क्या? इलस्ट्रेशन 10 हमें नहीं आ रहा है तो वो ट्राई करो, कल का रिवाइज करो। हर रोज 10-15 मिनट जाने वाले हैं, ये मैं पहले ही बता रही हूँ। अगर सिर्फ फेस टू फेस रहता जैसे बिफोर कोविड था तो 1 मिनट नहीं लगता है क्लास स्टार्ट होने के लिए। बट यहाँ पर आने के बाद ये चल रहा है क्या, ये चल रहा है क्या, आवाज आ रहा है क्या, ये हो रहा है क्या, वो हो रहा है क्या, हर रोज 10-15 मिनट जाने वाले हैं। सो आपको अगर हर रोज 10-15 मिनट देखना है इधर, तो आप में से ही किसी एक को मैं संतोष दादा का काम देने वाली हूँ। उनको बहुत सारे काम है ऑलरेडी, करेक्ट ना प्रेम? उसको पता है कितने काम है उनको। सो आप ही सीखो, आप इतना प्यार से देख रहे हो, हाँ अभी क्या कर रहे हैं दादा, ओके अभी माइक लगा रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि आपको सीखना है ये कैसे लगाते हैं। सो ये मत देखो, इससे क्या होने वाला है। अभी आपको पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, कहले का। ओके, सो लंच ब्रेक, हमारा लंच हो गया, सोना भी हो गया, टाइम पास स्क्रोलिंग भी हो गया। सो ब्रेक हो गया कि पढ़ाई ही करनी है आपको। आपको टाइम वेस्ट करके नहीं चलने वाला है। आज क्या डेट है पता है क्या आपको? 8 अगस्त। ओके, अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 माइनस 8 कितना होता है? 23। लो कैलकुलेटर, अगस्त के 23, सितंबर के करो ऐड 30, अक्टूबर करो ऐड 31, नवंबर के 30 करो ऐड, डिसेंबर के 31 नको ते धरूस, काहीच नको, जॅनचे 0, 140, 140, 140, 140 माइनस 40 कर दो, 100 डेज ही बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। वो -40 क्यों है? हाँ, रिवीजन वो 100 में ही है। फेस्टिवल्स, करेक्ट, रिवीजन उस 100 डेज में ही रिवीजन है। फेस्टिवल सेकंड, कॉलेज एग्जाम्स, सीक लीव, आम्ही आजी आजोबा आहोत ना, आम्ही आजारी पडतो, ये सब मिला के 40 डेज।
और आपके घर के फंक्शंस। ओके, सो कल आपको छुट्टी चाहिए ना, राखी पौर्णिमा है, ओके 24 तास राख्याच बांधणार आहात ना तुम्ही? नहीं दी छुट्टी तो क्या होगा? कौन कौन आएगा? तुम्हाला तो ऑप्शनच नहीं, तुम्हाला सुट्टीच नहीं है, त्यांना विचारते मी। हाँ, आएंगे ना? मग ऑनलाईन करा, राख्या दरवर्षीच बांधायच्या आहेत। तो ऐसे ही वो 40 जाते हैं। ओके, फेस्टिवल हर साल है, आपको हर साल चाहिए फाउंडेशन एग्जाम? आपको छुट्टी है ही नहीं, हाँ आपको आना ही है। हाँ, तो आपका हाथ ऊपर नहीं रहता तो भी आपको आना है। So record the following transactions in a journal assuming CGST and SGST at 6% each। तो सभी ट्रांजैक्शंस के लिए SGST एंड CGST 6% each है। Sold goods to Mukesh at the list price of rupees 50,000 less 20% trade discount। So list price का मीनिंग लिखो, अंडरलाइन करो। लिस्ट प्राइस मतलब जो प्राइस लिस्टेड है वो, मतलब बिफोर टीडी। बिफोर ट्रेड डिस्काउंट है वो 50,000। लिस्ट प्राइस मतलब बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। सो माइनस करो, ट्रेड डिस्काउंट कितना आ रहा है 40,000 एट देन 6% 2,400 2,400। सो एंट्री क्या आ गई? मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। डन। सेकेंड, sold goods to Mukesh at the list price of rupees 1 lakh less 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। तो सीक्वेंस पता है क्या आपको? पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, सो 1 लाख लिस्ट प्राइस माइनस 20,000 ट्रेड डिस्काउंट, सो कितना आया? 5% CD कैश डिस्काउंट। 4,000 ना कैश डिस्काउंट। सो रिसीव कितना किया? हाँ, बट ये जो GST लगाना है वो किसके ऊपर लगाना है पता है क्या आपको? 80,000 के ऊपर लगाना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो अमाउंट आती है वो। ओके, 1 लाख माइनस 20%, इस पे 76,000 पे GST नहीं लगाना है। ओके, सो ये कैसे है बताती हूँ आपको। जैसे हम शर्ट्स के दुकान में, कुर्तीज के दुकान में देखते हैं 1,000 का शर्ट है, क्रॉस मार्क करके 800 प्राइस लगाई है। 1,000 को क्रॉस मार्क करके 800 प्राइस लगाई है, तो 200 ट्रेड डिस्काउंट हुआ। ओके, सो आपको जो इनवॉइस मिलेगा वो 800 का इनवॉइस मिलता है, 1,000 का इनवॉइस नहीं मिलता है आपको। ओके, सो हम ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं बुक्स में। सो आप डिस्काउंट की डायरेक्टली आपको 800 का इनवॉइस आएगा एंड अकाउंटिंग भी 800 का ही होगा। अभी किसी पर्टिकुलर कस्टमर को आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो, वो आपका लॉस है। गवर्नमेंट बोलती है वो आपका लॉस है। हमें टैक्स किसके ऊपर चाहिए? गेस, 800 के ऊपर। हमारा शर्ट 1,000 का था, उसको क्रॉस मार्क करके 800 लगाया और 800 को सेल किया। ओके, तो इनवॉइस भी 800 का बना, अकाउंटिंग भी 800 का हुआ।
तो जीएसटी भी 800 का हो गया। ओके, अभी किसी पर्टिकुलर कस्टमर को आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो और 800 की जगह 700 ले रहे हो उससे, तो भी जीएसटी कैलकुलेशन होगा 800 के ऊपर। कहलेगा सो जीएसटी इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ओनली ट्रेड डिस्काउंट एंड नॉट कैश डिस्काउंट। करेक्ट। सो 80,000 पे आपका 6% से कितना आ रहा है? 4,800, 4,800। ये समझ में आ गया? और उसी 80,000 पे आपको 5% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। उसी 80,000 पे 80,000 पे जीएसटी इंक्लूड करके कैश डिस्काउंट माइनस नहीं हो सकता। जीएसटी मध्ये डिस्काउंट असतो का सांगा? नाही। गव्हर्नमेंट डिस्काउंट देते का? नाही। सो 80,000 अमाउंट पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। 80,000 में जीएसटी ऐड करके कैश डिस्काउंट नहीं कैलकुलेट करना है। कहले सो 80,000 पे हमने कितना परसेंट कैलकुलेट किया? 5%। वो आ गया डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, फिर इन सब की टोटल करो, कितनी आ रही है? 80,000 प्लस 4,800 प्लस 4,800, 89,600 इतना आना है कस्टमर से। उसमें से 4,000 माइनस करो तो बैंक अकाउंट में कितना डेबिट होगा? 85,600। कळलंय सगळ्यांना? हुसेनला कळलंय का? कालचं केलंस का कंप्लीट लेक्चर? 2 आवर्स में से 30 मिनट्स का किया सर? ओके। सोल्ड गुड्स टू मुकेश at the list price of rupees 1,50,000 less 20% trade discount. Out of the amount due, 60% is received, out of which 3/4 is received by check. So step by step जाओ। 1,50,000 पे 20%, so 1,20,000। सिक्स परसेंट ना अभी? मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड। ओके आकांक्षा। सो 1,20,000 ये आपका हो गया सेल्स का अमाउंट, टू सेल्स वाला। इसके ऊपर ही जीएसटी लगाया है, देखो, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ओके, अभी जो टोटल है, टोटल कितना आ रहा है? 1,20,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200, बरोबर। इसका 60% क्या है? आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, मतलब 40% डिस्काउंट नहीं है, 40% रिसीवेबल है। ओके, सो 60% बताओ कितना आ रहा है? 86, 86। एंड रिसीवेबल कितना है? 53,000। और इसमें फिर से 3/4 1/4 है ना? 3/4 इज बाय
चेक. 3/4 सांग अथर्व. 3/4 अमाउंट. फास्ट एक्सप्रेस 20,160. ओके. सो ये किसको डेबिट करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आया चेक से. ये आ गया कैश अकाउंट डेबिट. मुकेश अकाउंट डेबिट. इसमें कैश डिस्काउंट नहीं है क्या? सो बैंक अकाउंट डेबिट, ये 3/4 1/4 ऐसे मिला के ये हो गया 60%. ओके. देन ये 40%. बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट. ओके. लिहून झालं की सांगा सिमरन. केलं ना. मग ही कोण आहे? ती सिमरन आहे ना. हा, नाही झालाय होमवर्क. ओके. ट्रू और फॉल्स? In accounting equation approach, equity plus long-term liabilities is equal to fixed assets plus current assets minus current liabilities. True. In the traditional approach, for an entity, a debtor will be the receiver after sale of goods. True. False. ट्रू एज पर द मॉडर्न अकाउंट. पहले का ट्रू है ना अकाउंटिंग इक्वेशन. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रीजन लिखने में कब आता है? जब ट्रू होता है तब. क्या? हाँ, करेक्ट. इसलिए ट्रू वाले का रीजन देखो क्या है. एज पर द मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इट इज द बेसिक फॉर्मूला इन द अकाउंटिंग प्रोसेस. ऐसे लिखना है. दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज ट्रू. पहला वाला. दूसरे में उन्होंने दिया था कि आफ्टर द सेल ऑफ सेल्स डेटर इज द रिसीवर ना. तो वो बोल रहे फॉल्स. इन द ट्रेडिशनल अप्रोच अ डेटर विल बी गिवर नॉट रिसीवर, सिंस ही विल बी पेइंग मनी ना फॉर द सेल ऑफ द गुड्स बाय द एंटिटी. सो डेटर इज रिसीवर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि वो गुड्स रिसीव कर रहा है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स. एंड आफ्टर सेल्स ही विल बी गिवर, पैसा दे रहा है वो. इसलिए कळलं का ट्रू और फॉल्स का करायचे असतात आयुष्यात ते? बिकॉज इट इज आस्क्ड फॉर 12 मार्क्स इन क्वेश्चन 1A. ओके. सो लिखो वहां पर. In the traditional approach, for an entity, a debtor will be receiver after sale of goods. False. नोटबुक में लिखो, ये नहीं है तो false लिखो. True और false question 2 false. पेज नंबर लिखो 2.43. मॉड्यूल पेज नंबर 2.43 क्वेश्चन 2 false है. A debtor will be giver ना, because he is going to pay money. The rule of nominal account states that all expenses and losses are recorded on credit side. False. ओके. आपल्याला कोण सांगणार आहे रूल नॉमिनल अकाउंटचे?
आर्यन ना, आर्यनच आहे ना सायन्स बॅकग्राऊंडचा. सांग नॉमिनल अकाउंटचे रूल्स. साइंस बैकग्राउंड वालों को ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा. तुम्हें बताया था ना कितनी बार लिखना है रूल्स इसको. 10 टाइम्स. पर्सनल के 10 टाइम्स, रियल अकाउंट के 10 टाइम्स, नॉमिनल के 10 टाइम्स. जब लिखोगे तब कॉमर्स में आ जाओगे. So rule of nominal account state that all expenses and losses are recorded on debit side. Journal proper is also called a subsidiary book. True. Capital account has a debit balance. False. Generally it has credit balance. Purchase account is nominal account. True. All the personal and real accounts are recorded in P&L account. False. All nominal accounts are recorded in P&L account. Asset side of balance sheet contains all the personal and nominal accounts. False. Real accounts. Correct. Asset side of balance sheet contains all the personal and real accounts. Capital account is personal account. True. Journal is also known as book of original entry. True. धनंजय चैप्टर 2 में फर्स्ट कर रहे हैं. हाँ, हम एमसीक्यू नहीं है अकाउंट्स में, वो मैथ्स और इको में होता है. फोर्थ वाला क्या था? इट इज द वन ऑफ द बुक वेर इन द ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड. द ट्रांजैक्शंस नॉट एंटर्ड इन द अदर बुक्स आर एंटर्ड इन दिस बुक. जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी बुक. ट्रू लिख के क्या लिखना है? इट इज वन ऑफ द बुक वेर इन द ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन अदर बुक्स आर एंटर्ड इन दिस बुक. कैपिटल अकाउंट हैज जनरली क्रेडिट बैलेंस, then as it is considered as an expense, so it is purchase account is nominal ना. बाकी का आपने करेक्ट बताया था ना ऑलरेडी. 9 का as it is in the name of the proprietor who is bringing in the capital to the business. So capital account क्या है? Personal account है. As the transactions are recorded or entered first in this book as a first hand record, इसलिए क्या है वो? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. समझ में आ गया ट्रू और फॉल्स? ओके. एमसीक्यू क्यों नहीं करने हैं? हाँ, ये तच नहीं. प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्लासिफिकेशन. ट्रेडिशनल से रेंट आउटस्टैंडिंग पर्सनल, क्लोजिंग इन्वेंट्री रियल, सेल्स नॉमिनल, बैंक एफडी रियल. सिर्फ बैंक है तो पर्सनल, बैंक एफडी है तो रियल. ओके. ज्यांना पास व्हायचंय त्यांनी लक्ष द्या. जिनको पास होना है वो कॉन्सेंट्रेट करो. कैश रियल अकाउंट, बैड डेट्स नॉमिनल, कैपिटल पर्सनल, सेल्स टैक्स पेएबल पर्सनल. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है. ट्रेड रिसीवेबल्स पर्सनल. डेटर्स ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स पर्सनल. अभी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी या एसेट? लायबिलिटी. क्लोजिंग इन्वेंट्री एसेट, सेल्स इनकम, बैंक एफडी एसेट, कैश एसेट, बैड डेट्स एक्सपेंस. कैपिटल कैपिटल, सेल्स टैक्स पेएबल लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल एसेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ड्राइंग्स मतलब कैपिटल. सो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्लासिफिकेशन कैसे है? 3 पेयर्स, एसेट्स लायबिलिटीज, इनकम एक्सपेंसेस, कैपिटल ड्रॉइंग्स. करेक्ट. प्रेमच्या मागे कोण बसलाय? तुषार. ओके. आज अवतरलाय का तुषार, का होताच डे 1 पासून? आज. ओके. कॉमर्स आहे 11-12 असं काही शिकला होताच? रियल पर्सनल नॉमिनल आठवत आहे? ओके. पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गैमा ब्रदर्स. एम्प्लॉइज हैड टेकन इन्वेंट्री वर्थ ₹1 लाख जिसकी कॉस्ट थी 75,000 ऑन द ईव ऑफ दीपावली
and the same was deducted from their salaries in the subsequent month. So क्या किया, एम्प्लॉइज ने क्या विड्रॉ किया है, इन्वेंट्री विड्रॉ की है, एंड नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ, उनके सैलरी से उसको डिडक्ट किया. सो वो दिवाली का गिफ्ट नहीं मिला है एम्प्लॉइज को. ओके, नेक्स्ट मंथ में एम्प्लॉयर ने क्या किया, उतनी सैलरी कम पे की है. ओके, फॉर एग्जाम्पल चितळे बंधू मिठाई वाले आहे, उन्होंने एम्प्लॉइज को मिठाई दी ऑन द ईव ऑफ दीपावली, और नेक्स्ट मंथ बोला लास्ट मंथ इवनिंग को मैंने दी थी ना मिठाई 1000 रुपीज की सबको, तो वो उतनी सैलरी में कम कर रहा हूँ नेक्स्ट. तो वो गिफ्ट हुआ क्या, बताओ? नहीं. सो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा एंड कैश में सैलरी नहीं मिली उनको, कैश की जगह क्या मिला. सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री या सैलरी टू परचेसेस. एंड अमाउंट कौन सी लोगे, सेल किया क्या, बताओ? हाँ, सेल नहीं किया है ना एम्प्लॉइज को. ओके, सो सेल किया होता तो 1 लाख, सेल नहीं किया है मतलब 75,000. वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी, वेजेस अकाउंट नहीं डेबिट करना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 18,000. इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर 17,000 was paid out of petty cash. Petty is small, pretty is beautiful, petty is small. दोन्ही शब्दांचा फरक कळतोय का, प्रीटी एंड पेटी, PETTY, पेटी कैश. पेटी मतलब स्मॉल. ओके, सो पेटी कैश पेटी कैशियर के पास होता है. हम आगे कैश बुक टॉपिक देखने वाले हैं. सो एक होता है हेड कैशियर जिसके पास मेन कैश बुक होता है, एंड दूसरा होता है पेटी कैशियर. ओके, छोटे छोटे एक्सपेंसेस करने के लिए पेटी कैशियर के पास जाना है, हेड कैशियर को टाइम नहीं है. ओके, आपके कस्टमर्स आ गए, आपने 100 रुपीज का स्नैक्स मंगवाया, तो उसके लिए हेड कैशियर से 100 रुपीज नहीं लाने हैं, किसके पास जाना है, पेटी कैशियर के पास. ओके, सो पेटी कैश से इसने इनकम टैक्स लायबिलिटी पे की है प्रोप्राइटर ने. सो ये ड्रॉइंग्स है, पर्सनल इनकम टैक्स पे किया है. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश. सो दो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है कैश अकाउंट एंड दूसरा होता है पेटी कैश अकाउंट. सो कैश अकाउंट मतलब मेन कैश एंड पेटी कैश मतलब पेटी कैश स्मॉल. हाँ, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख. He allowed 10% trade discount, 5,000 cash discount was also allowed for quick payment. 2 लाख पे 10%, 20,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो कितना आया, 1,80,000. बट वो हमें 1,80,000 हमें उसको नहीं देने हैं, हमने परचेस किया, बट आप 1,80,000 माइनस 5,000. सो परचेसेस अकाउंट डेबिट कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है ना. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश अकाउंट. करेक्ट. ओके, सो कैश डिस्काउंट से ही आपको समझ में आना चाहिए, इट्स अ कैश परचेसेस, इट्स नॉट क्रेडिट परचेसेस. ओके, आपको परचेसेस के 2 टाइप्स पता है क्या, कैश परचेसेस एंड क्रेडिट परचेसेस. ओके, सो यहाँ पर नवनीत नाम भी दिया है सप्लायर का. हाँ, सो कैश डिस्काउंट मतलब कैश आपने पे की है तो ही कैश डिस्काउंट मिलेगा. कैश डिस्काउंट दिया है उसने, मतलब ही आपने कैश पेमेंट किया हुआ है. करते हैं. सो एंट्री बताओ, परचेसेस अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव. परचेसेस अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू डिस्काउंट रिसीव 5,000 टू कॅश 1,75,000. हे जमलं का 3? त्यासाठी अकाउंटिंग इक्वेशन माहित असायला पाहिजे. डू यू नो अकाउंटिंग इक्वेशन? assets is equal to
लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो यहां पर कितना लिखा? टोटल की ना इन दोनों की, और इससे ये माइनस किया तो ये आ गया, और इन दोनों की टोटल 2 लाख। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस करके माइनस लायबिलिटीज मतलब ही वो एसेट्स है। शो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज, डिक्रीज एंड नो चेंज ऑन द एसेट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इंक्रीज हुआ तो प्लस साइन देनी है, डिक्रीज हुआ तो माइनस साइन देनी है, अदरवाइज जीरो। परचेस ऑफिस फर्नीचर, पेमेंट टू बी मेड नेक्स्ट मंथ। ऑफिस फर्नीचर परचेस किया तो एसेट बढ़ गए एंड लायबिलिटी भी बढ़ गई, बट हमें सिर्फ एसेट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो देखना है, ऑन द एसेट्स। कलेक्टेड कैश फॉर रिपेयर सर्विसेज, कलेक्टेड कैश प्लस गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, डेटर्स बढ़ गए एंड इन्वेंट्री कम हो गई ना, डेटर्स बढ़ गए ना एंड इन्वेंट्री कम हो गई। विड्रॉवल ऑफ कैश बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, एसेट्स रिड्यूस हुआ ना, एसेट्स के ऊपर का इम्पैक्ट पूछा है आपको, क्वेश्चन कळलाय का? एसेट्सच्या वरती काय परिणाम होतो तो सांगायचा आहे। शो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज, डिक्रीज एंड नो चेंज ऑन द एसेट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ऑफिस फर्निचर खरेदी केल्यावर एसेट्स वर काय इम्पॅक्ट होईल? वाढतील ना एसेट्स, सो प्लस। कलेक्टेड कैश, कैश कलेक्ट करने के बाद क्या होगा? एसेट्स बढ़तील। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, डेटर्स बढ़ जाएंगे एंड इन्वेंट्री कम होगी, सो एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट कम हो गया। विड्रॉवल ऑफ कैश बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, पेमेंट टू बी मेड, क्रेडिटर्स है ना, वो लायबिलिटी बढ़ गई वहां पर। हायर्ड, एटलीस्ट इसका ध्यान तो है, इसको कुछ डाउट तो आते हैं। हायर्ड एन एम्प्लॉई एज सेल्स मैनेजर ऑफ द नॉर्थ विंग। आपने एक एम्प्लॉई रखा तो एसेट्सला काही होईल का तुमच्या? काही नाही होणार। रिटर्न गुड्स वर्थ ₹50,000, इन्वेंट्री कम हो जाएगी ना। आपने रिटर्न किया है, यू हैव रिटर्न। One of our debtor agreed to pay his dues to Mr. C, who is a creditor of the company, with the same amount being due to him. क्या जीरो कम हो रहा है ना? नेक्स्ट वाला जी का माइनस आएगा। वन ऑफ अवर डेटर, भरपूर डेटर्स पैकी एक, एग्रीड टू पे ड्यूज टू मिस्टर सी, हु इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। आपण कंपनी आहोत, हम कंपनी है, ओके। सो वन ऑफ द डेटर्स ने एग्री किया किसको पे करने के लिए? आपके क्रेडिटर को वो डायरेक्टली पे कर रहा है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट ये एंट्री होती है, क्योंकि आपके पास कैश ना रिसीव हुई ना कैश आपने क्रेडिटर को दी, तो कैश अकाउंट एंट्री में आएगा ही नहीं। सो एंट्री क्या होगी? एंट्री लिखो वहां पर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ओके, ज्यांना पास व्हायचं त्यांनीच लिहा, सगळ्यांनी नका लिहू, उगाच 100% रिझल्ट लागला तर
सगळे पास झाले तर प्रॉब्लेम होईल. इन्स्टिट्यूट येऊन मारेल अकॅडमीला. पैसे विसे दिले की काय सगळी मुलं कशी काय पास झाली तुमची. ओके सो कोई लोग ही लिखो हाँ एंट्री जिनको पास होना है, सबने मत लिखना. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. सो डेटर्स को क्रेडिट दिया मतलब एसेट कम हो रहे हैं और लायबिलिटी भी कम हो रही है, बट उसके ऊपर का इम्पैक्ट पूछा नहीं है. एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ मेहता एंड कंपनी टू परचेस ऑल रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर कंपनी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. सो एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ मेहता एंड कंपनी के साथ हमने एग्रीमेंट की है कि हम नेक्स्ट ईयर से क्या करेंगे, सारे रॉ मटेरियल आपसे ही परचेस करेंगे. सो एग्रीमेंट सिर्फ की तो एसेट्स के ऊपर कुछ होगा क्या? सो नो इम्पैक्ट. असे प्रश्न असले येत नाही. नाउ क्वेश्चन 5 ये आता है. फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर गोपी pertaining to the year ended 31st March 22. Find the unknowns showing computation to support your answer. मशीनरी दी है एसेट, अकाउंट्स पेएबल, लायबिलिटी इन्वेंट्री एसेट है, टोटल लायबिलिटीज दिए हैं इंक्लूडिंग कैपिटल, कैश दिया है नहीं दिया है, बैंक ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं है, लोन्स नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, ओपनिंग कैपिटल है, लॉस दिया है. सो ओपनिंग कैपिटल से लॉस क्या करोगे, ऐड या माइनस, माइनस करोगे. करेक्ट. एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऐड करोगे ना. सो आपको फिर क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा ना. एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ऑफ ₹15,55,000 वॉज मेड आउट ऑफ विच 15 लाख हैव बीन रिसीव्ड. सो रिसीवेबल कितना है, सो ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए 55,000. बाकीचं तुम्ही शोधा. आपल्याला जे डोकं दिलंय ते लावा आणि शोधा. म्हणजे हा क्वेश्चन कोणी होमवर्कला केला नव्हता ना. तुझको अच्छा लग रहा है, सब मेरे साथ है, किसी का भी नहीं हुआ होमवर्क. इसके लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता होना चाहिए ना. क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल लेस लॉस एड एडिशनल कैपिटल. तो डी मिल गया होगा आपको. एंड टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल दिया है ना. हाँ तो वो क्लोजिंग कैपिटल माइनस करो तो टोटल लायबिलिटीज मिलेंगे. टोटल लायबिलिटीज में से अकाउंट्स पेएबल माइनस करोगे तो लोन्स मिलेंगे. एंड टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स. यही टोटल एसेट्स है तो बाकी सारे एसेट्स माइनस करोगे तो कैश मिलेगी ना. टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल मतलब लायबिलिटीज साइड इमेजिन करो बैलेंस शीट की. इतना ही इज इक्वल टू एसेट्स में आएगा ना, टोटल एसेट्स. ओके. और इस टोटल एसेट से अगर आप बाकी सारे एसेट्स माइनस करोगे तो बाकी का क्या रहेगा, कैश.
सो ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस 11 लाख माइनस 35,000 कितना आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मायनस लॉस. ज्यांना येत नाहीये त्यांनी लिहा हे सगळं. करेक्ट. $10,65,000 $10,65,000 तो ये आ गया डी ना. डी आला. पुढे लोन्स ना. सी लिखो ये जिनको नहीं आ रहा है. सी कैसे कैलकुलेट करना है? उन्होंने क्या दिया है हमें? टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल दिया है ना, माइनस क्लोजिंग कैपिटल करेंगे तो आपको टोटल लायबिलिटीज मिलेंगे एक्सक्लूडिंग कैपिटल. और क्या माइनस करोगे? अकाउंट्स पेएबल ना, मतलब ही ट्रेड पेएबल. So total liabilities including capital is 14,15,000 माइनस 10,65,000 आ गया ना क्लोजिंग कैपिटल माइनस. सो प्रेम काय येत आहे आन्सर लोन्सचं? 50 ना. सी चा आलं. सी आला. डी आला. बी ऑलरेडी आलेला ना ट्रेड रिसिवेबल्स. एडिशनल इंफॉर्मेशन से आया था. $15,55,000 के सेल हुए थे और उसमें से रिसीव्ड सिर्फ 15 लाख हुआ था. सो 15,55,000 माइनस 15 लाख. सो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? 55,000. अभी क्या बाकी है? कैश ए. ओके. सो टोटल एसेट्स कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स ना. सो टोटल एसेट्स भी इतने ही होंगे ना 14,15,000. हेच टोटल एसेट्स आहेत. हे कळलंय का? पटलंय का की हेच टोटल एसेट्स आहेत? 14,15,000 ही टोटल एसेट्स है. बैलेंस शीट आती है क्या किसी को? तो इस साइड को कैपिटल एंड लायबिलिटीज होता है ना. सो टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल ये अगर 14,15,000 है तो ये भी कितना होगा? सो इसलिए हमारे टोटल एसेट्स कितने हैं? 14,15,000. वो इनडायरेक्टली दिया था आपको. सो टोटल एसेट्स माइनस एसेट्स करते जाओ जो जो दिए हैं. मशीनरी, इन्वेंट्री, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स. यस. टोटल एसेट्स 14,15,000 माइनस मशीनरी बताओ, इन्वेंट्री, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स. सो कैश कितना आ रहा है? ये किया कंप्लीट. नेक्स्ट वाला किया है किसी ने सॉल्व?
ओल्ड एडिशन आहे त्याची. अजून कोणाचा एक्सरसाइज संपला मॉड्यूल मधला? अथर्व, ओम, हर्षवर्धन, काय ते आहेत तेच नशीब आहे आपलं. काल तर ते पण. सो मॉड्यूल जिसके पास है, आपका क्वेश्चंस खत्म हुए या और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में? है ना, तो वो सॉल्व करना है. फर्स्ट एंट्री हो गई. हाँ हाँ. परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सोनू. Sold goods to Mohit for 1 lakh and charged CGST and SGST at 5% each. Out of the amount due, 40% is received by check immediately. कळलं का? बँक अकाउंट डेबिट का केलं? 40% इज रिसीव्ड बाय चेक ना इमीडिएटली, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया. और बाकी का 60% डिस्काउंट नहीं है, रिसीवेबल है, इसलिए मोहित अकाउंट डेबिट किया. सो आधा क्रेडिट सेल है, आधा कैश सेल है. कैश सेल्स का मीनिंग कैश में रिसीव हुआ ऐसे नहीं होता है आर्यन. कैश सेल्स मतलब इमीडिएट अमाउंट रिसीव हुई, तो वो कैश थ्रू आ सकती है, चेक थ्रू आ सकती है, यूपीआई, जीपे, फोन पे कैसे भी आ सकती है, उसको कैश सेल्स बोलते हैं. एंड क्रेडिट सेल्स मतलब उधारी. पहले तो यहाँ पर क्या हुआ है, 40% कैश सेल्स एंड बाकी का क्या है, रिसीवेबल. सो इसलिए दोनों अकाउंट आपको क्या करना है, डेबिट करना है. बैंक अकाउंट डेबिट, मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, to output CGST, to output goods costing 25,000 withdrawn for personal use. Drawings na, and drawings to purchases, to input CGST, to input SGST, reversal of GST na, and machinery purchase from Messrs Bright Industries for 2 lakh plus CGST and SGST 9% each, paid 1 lakh immediately by check and balance to be paid after 2 months. Machinery account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to bank to Messrs Bright Industries. सो ये होमवर्क के लिए कंप्लीट कर सकते हो. इसके नीचे आन्सर्स दिए रहते हैं. आपल्याला आन्सर येत नसलं तर काय करायचं असतं, बघून टाकायचं आणि लिहून टाकायचं. येत असलं तो पहले बिना देख के सॉल्व करना है, फिर चेक करना है. ओके, सो 10 मिनट का ब्रेक लो एंड देन हमें लेजर टॉपिक स्टार्ट करना है. मला उकडतंय, ते टेबल करायला हवं.
मैथ्स का एमसीक्यू कंपाइलर मिलने वाला है आपको, आकांक्षा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। कौन सा? 5, एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 होमवर्क नहीं है, अभी सॉल्व कर रहे हैं क्लासरूम स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन 5 कंप्लीट करो, देन वी विल गो टू लेजर टॉपिक, जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। जर्नल एंट्रीज आ रहे हैं क्या आर्यन तुम्हें? हाँ। डन, कंप्लीट। लेजर बघा, लेजर इलस्ट्रेशन 2 बघा डायरेक्ट। झालंय का? अख्खी रो? आन्या, चिन्मयी, समीक्षा, वैष्णवी, करेक्ट। प्रेम, आर्यन, निखिल, तैखूम, हुसैन, तुषार, ओम, हर्षवर्धन। इथे मज्जा आहे। सिमरन, कस्तुरी ना, सिमरन, कस्तुरी माहितीये, सेजल, हा, सिमरन, कस्तुरी, सेजल, पूनम, आणि या दोघी वृद्धी, तनुश्री। स आलं की फारच होते, सेजल, समृद्धी, सिमरन, कस्तुरी, पूनम, ती सृष्टी, इकडे पण समीक्षा। स आलं की फार प्रॉब्लेम होतो लक्षात ठेवायला, सगळं स स स स। समृद्धी, समीक्षा, सिमरन, अजून कोण आहे? सेजल आणि सृष्टी, एवढे सवर। सृष्टी तीच आहे ना इथे, बोलतेय की लाईफ चॅट जोरदार चाललंय। आकांक्षा आहे इथे पण न्यू बॅच मध्ये। चला, कोणाला पावसात भिजायचंय? मग पटकन सॉल्व करा, म्हणजे घरी जाताना भिजाल ना आपोआप। येस, यू आर देअर सृष्टी। आय एम हिअर मॅम असं म्हणतीये ती। आय एम हिअर मॅम, हिअर HERE,
नॉट HEAR. सृष्टी. HEAR म्हणजे ऐकणे, जे मुलं ऐकत नाहीत ते. येस. तपोवन छुट्टी. हाँ, अकाउंट्स ऑनलाइन करो आप यूट्यूब लाइव. यही 2:30 to 4:30. दुपारी कोणाला 1 ते 4 भावांना जाऊन उठवता आणि राखी बांधता? नाही ना. यूट्यूब लाईव्ह या तुम्ही, हे येणार आहेत सगळे. बाकी ऍज पर तपोवन रूल्स उद्या सुट्टी आहे असं चित्रा मॅमने सांगितलंय निरो. हाँ ओके. कल जो हम टॉपिक करने वाले दैट इज ट्रायल बैलेंस, लेजर के बाद का उद्या. सो यायचं तर या, नाही तर नका येऊ. 5 मार्क. हा हो, आत्ताच संपवतेच बघ मी डायरेक्ट. ओके, स्टार्ट टू एंड. लेजर स्टार्ट कर रहे हैं और एंड भी कर रहे हैं. लेजर टॉपिक. ओके, सो जर्नल के बाद सेकेंड स्टेप जो है वो होता है लेजर. सो जर्नल से लेजर को जो ट्रांसफर करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग. ओके, लेजर कैसे दिखता है? हाँ, कैपिटल लेटर टी फॉर्म में लेजर अकाउंट बनाते हैं. लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, डॉक्टर DR डेबिट साइड, एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट CR. सो ऐसे DR CR लिखते हैं आर्यन. एंड लेफ्ट साइड को जो कॉलम्स है, सेम कॉलम्स राइट हैंड साइड को होते हैं. डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट रुपीज. डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट रुपीज. ओके, JF इज जर्नल फोलियो. वो नहीं बनाया तो भी चलता है. मैनुअल अकाउंटिंग में लगता था ना जर्नल फोलियो है लेजर फोलियो. जर्नल में आप LF कॉलम करते थे, दैट इज लेजर फोलियो. ओके, और लेजर एक नया नोटबुक इमेजिन करो. एक बुक जर्नल का इमेजिन करो एंड एक बुक लेजर का इमेजिन करो इन मैनुअल अकाउंटिंग. सो क्या होगा, जर्नल में आपने जो एंट्रीज किए हैं उसका दूसरे बुक में पोस्टिंग किया जाता है, जिस बुक को बोलते हैं लेजर. जर्नल इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर इज बुक ऑफ प्रिंसिपल बुक. बुक ऑफ नहीं, प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, मेन बुक बोलते हैं लेजर को. सो लेजर में ऐसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं. ओके, सो अगर मुझे सैलरी रिलेटेड डिटेल्स चाहिए, ओके, हम अकाउंटेंट है एंड हमारे ओनर ने हमें पूछा सैलरी के डिटेल्स बताओ, तो आप जर्नल से कब बता पाओगे? 10 दिन लगेंगे सैलरी के डिटेल्स बताने के लिए. एंट्रीज होंगे ना ऐसे. सो सारे सैलरी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एक ही जगह पे होने चाहिए तो आपको फास्ट डेटा मिलेगा. सो इसलिए वो सैलरी का अकाउंट बनाओगे. ओके, आपको सेल्स रिलेटेड डेटा चाहिए आपके ओनर को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्स अकाउंट. सो जर्नल एंट्रीज में से जो सेल्स के एंट्रीज है वो सारे सेल्स अकाउंट में जाते हैं. सैलरी के रिलेटेड जो एंट्रीज है वो सैलरी अकाउंट में जाएंगे. सो जर्नल से लेजर में जाते वक्त क्या करते हैं हम? अकाउंट क्या होता है, उसमें किसी पर्टिकुलर एसेट, पर्टिकुलर लायबिलिटी, पर्टिकुलर एक्सपेंस या पर्टिकुलर इनकम रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है. ओके, सो एसेट का अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट. तो साल भर में, पूरे साल में कितना फर्नीचर परचेस किया, कितना सेल किया, वो सारे डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? हाँ, फर्नीचर के लेजर अकाउंट से. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जिनका मॉड्यूल आया है, ICI का मॉड्यूल आपका आया है. ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल जर्नल का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5, एंड मैंने आपको लिखने को बोला था पेज नंबर भी लिखना चाहिए आपको 2.46. वो आप नोटबुक में लिख रहे हो. तुमच्या नोटबुक मध्ये तुम्ही काय लिहिता? एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 पेज नंबर 2.46.
सो नोटबुक में आपने रेफरेंस दिया टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर का रेफरेंस दिया, लिखते हैं ना हम नोटबुक में पेज नंबर टेक्स्ट बुक का, एंड टेक्स्ट बुक में आपको रेफरेंस देना है नोटबुक का। फॉर एग्जाम्पल आपका पेज नंबर 7 पे ये आ रहा है, नोटबुक पेज नंबर 7। सो ये मैंने क्रॉस रेफरेंसिंग दिए। तो ऐसे ही होता है जर्नल फोलियो एंड लेजर फोलियो। जर्नल में आप क्या लिखते हो, LF का कॉलम। लेजर फोलियो, फोलियो वर्ड का मीनिंग क्या है पता है क्या किसी को? फोलियो मतलब पेज नंबर। सो जर्नल में LF का कॉलम मतलब लेजर के कौन से पेज नंबर पे ये गया है, एंड लेजर में JF का कॉलम देखा अभी आपने, मतलब जर्नल के कौन से पेज नंबर से ये आया है। ठीक है, समझ में आ गया? सो ऐसे ही क्रॉस रेफरेंसिंग आपको इसमें करना है। ओके, जिनको पास होना है उन्होंने रेफरेंसिंग देना है। NB मतलब नोटबुक 1, क्योंकि अकाउंट्स के कितने नोटबुक बनेंगे, 2 3 4 5 कितने भी बन सकते हैं ना। तो नोटबुक नंबर 1 के पेज नंबर 7 पे इसका आंसर आपने लिख, तो ये आपको जल्दी मिल जाएगा आन्सर। जर का घरी अभ्यास करणार असाल तरच लागेल ना रेफरन्स, आपण अभ्यासच करणार नसू तर कुठेही आन्सर असलं तरी चालतंय। ओके, सो जो घर पे पढ़ने वाले हैं, फिर से रिवाइज करने वाले हैं, आप क्या करो, ऐसे रेफरेंस दो। तो पेज बुक का नंबर 7 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोटबुक को पेज नंबरिंग करना पड़ेगा। तो किया है क्या, चेक करो। नोटबुक को पेज नंबरिंग करो। सो इलस्ट्रेशन 1, prepare stationery account of the firm for the month of Jan 22 duly balanced off from the following details। सो आपको एक ही अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर करना है स्टेशनरी अकाउंट। ओके, प्रिंटिंग स्टेशनरी जो होता है एक्सपेंसेस है। ओके, सो यहाँ पर देखो, अभी जैसे आपने एंटिटी कंसेप्ट हमने सीखी है, अकाउंटिंग कंसेप्ट मैंने बताया था ना आपको, एक एक कंसेप्ट हम सीखेंगे। तो एंटिटी कंसेप्ट, एज पर एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, ओनर एंड बिजनेस अलग अलग होते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पज। आज आप सेकेंड कंसेप्ट सीखोगे, मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट। ओके, सो मटेरियल इंपॉर्टेंट जो अमाउंट्स है उसको अलग से डिस्क्लोज करना है, ऐसे ये कंसेप्ट बताता है। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट चीजों को क्या करना है, अलग से डिस्क्लोज करना है। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो एंड कमीशन बेसिस पे आपने कुछ मतलब परफॉर्मेंस बेसिस पे, नॉट कमीशन बेसिस पे, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपने उसको बोनस दिया। तो आपने बोनस अकाउंट डेबिट करना चाहिए या सैलरी अकाउंट ही डेबिट किया तो भी चलेगा? बोनस अकाउंट डेबिट करना चाहिए, तो ही हमें समझेगा ना कि इसको बोनस दिया था हमने। बोनस अकाउंट आपका दिखना चाहिए ना अकाउंट्स में, नहीं तो एम्प्लॉय आके बोलेगा हमें, तुम्हारे रिकॉर्ड्स में चेक करो तुमने बोनस दिया ही नहीं है, दे दो मुझे बोनस। आप भी देखोगे अरे बोनस अकाउंट है ही नहीं, सिर्फ सैलरी अकाउंट है। ओके, भले ही बोनस आपने 500 रुपए दिया है उसको, फिर भी वो सैलरी नहीं है ना, सैलरी तो मंथली मिलती है। बोनस क्यों दिया था आपने, परफॉर्मेंस। सो स्पेसिफिक रीजन था। सो एम्प्लॉय को बोनस देना इज इम्पॉर्टेंट मटेरियल। सो अमाउंट वहां पर 500 ही है, तो इसलिए मिक्स कर दी सैलरी में, तो चलेगा क्या, नहीं। सो ये कौन सी कंसेप्ट हो गई, मटेरियलिटी कंसेप्ट। दूसरा एग्जाम्पल, अभी फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने होते हैं, आपको पता है उसकी ड्यू डेट होती है, विद इन ड्यू डेट नहीं फाइल किया तो फाइन लगता है। सो फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन को 100 रुपीज का फाइन लगा, वो पर डे होता है फाइन, जितना लेट करोगे उतना पर डे 100 बढ़ जाता है।
ओके तो एक दिन लेट हुआ तो कितना फाइन लगेगा 100. ओके नॉट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, इट इज फॉर टीडीएस रिटर्न एक्चुअली, बट हम टेक्निकल्स में नहीं जा रहे अभी. मेन मुद्दा क्या है कि 100 रुपीज का फाइन पे किया आपने ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड उस फाइन को मैंने जनरल एक्सपेंसेस में डेबिट किया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. अमाउंट छोटी है 100, बट इस ऑर्गेनाइजेशन को फाइन लगा है, ये लेट रिटर्न फाइल करती है. ये किससे पता चलेगा? अगर आपने फाइन अकाउंट डेबिट किया तो ही पता चलेगा. ओके ये हुई मटेरियलिटी कंसेप्ट. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिक्स एसेट्स. आपको पता है क्या होता है? क्या होता है? That which is used for more than 1 year. ओके तो आपके हाथ में कैलकुलेटर है, वो 1 साल से ज्यादा चलेगा या नहीं चलेगा? चलना चाहिए. हाँ तो उसको आप फिक्स एसेट्स में नहीं डालते हो, लेकिन आप उसको प्रिंटिंग स्टेशनरी में लेते हो. ओके हमारे ऑफिस में भी स्टेपलर है, जो जब से 2017 से एकेडमी स्टार्ट की है तब से वही स्टेपलर में यूज कर रही हूँ. उसके पिन्स चेंज करती हूँ मैं, बट उसको मैंने प्रिंटिंग स्टेशनरी में डाला है. वो तो फिक्स एसेट हुआ, यूज फॉर मोर देन 1 ईयर. ओके सो स्टेपलर, कैलकुलेटर, ओके यू आर यूजिंग फॉर मोर देन 1 ईयर, फिर भी हम उसको प्रिंटिंग स्टेशनरी ट्रीट करते हैं बिकॉज इट इज नॉट मटेरियल. ओके आप किसी के भी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स में नहीं देखोगे कैलकुलेटर अकाउंट, स्टेपलर अकाउंट नहीं देखोगे, इवन इफ यू आर यूजिंग इट फॉर मोर देन 1 ईयर. ओके तो वैसे ही हमारा जो स्टेशनरी है अभी, उसमें क्या आने वाला है? ये सब स्टेशनरी आने वाली है. ओके पेन पेंसिल जो स्टेशनरी ऑफिस में यूज होगी, बिजनेस में यूज होगी, कैलकुलेटर, बुक्स. सो इसका ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? इन्वेंट्री मतलब क्या? स्टॉक. सो ओपनिंग स्टॉक कौन से साइड को लिखते हैं? डेबिट. ओके सो ये दिस इज ओपनिंग बैलेंस बेसिकली. वो 2 ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होता है. ओके सो ब्रॉट डाउन कहां से डाउन आया? वो पिछले मंथ का था जो कैरिड डाउन करके अभी ब्रॉट डाउन आता है. ओके सो अगर आपका फर्स्ट ईयर है बिजनेस का तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट है बिजनेस का. बट सेकेंड ईयर से क्या होता है? जो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है. जैसे कि स्टॉक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब क्या? फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में 500 एम्प्लॉइज है, हाँ उनके लिए आपने स्टेशनरी लाई, सबके लिए कैलकुलेटर और पेन पेंसिल वगैरह लाया, तो 500 क्वांटिटी लाओगे ना, उतने एम्प्लॉय है तो. ओके एम्प्लॉइज ने वर्क फ्रॉम होम लिया है तो वो आपका स्टेशनरी नहीं यूज कर रहे कंपनी का, वो घर का कैलकुलेटर यूज कर रहे. तो आपने 500 खरीदे थे बट यूज हो गए 450 ही, तो 50 स्टॉक में बचे हुए हैं क्योंकि वो 50 लोग घर से काम करते हैं तो वो हमारा कैलकुलेटर और पेन पेंसिल नहीं यूज कर रहे. सो ये जो क्लोजिंग स्टॉक हुआ ना, 50 क्वांटिटी इंटू रेट लगाओगे हर कैलकुलेटर का तो अमाउंट मिल जाएगी, क्वांटिटी इंटू रेट. तो ऐसे समझो कि 480 अमाउंट है फॉर एग्जाम्पल, जो स्टेशनरी यूज नहीं की है. ओके परचेस तो किया हमने, पेमेंट कर दिया था 500 स्टेशनरी के लिए, 500 क्वांटिटी के लिए, बट यूज कितना हुआ? 450 क्वांटिटी यूज हुई ना. तो 50 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक में है जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हुआ, तो ये वो ओपनिंग है, ऐसे समझो. ओके वो क्वांटिटी का एग्जाम्पल था, ये अमाउंट है डायरेक्टली. सो अगर फॉर एग्जाम्पल 48 कैलकुलेटर्स इंटू 10 रुपीज पेन घेऊया, 48 पेन्स इंटू 10 रुपीज का एक पेन, बस इथे तो 480 हो गया ना. अभी करंट ईयर में और परचेसेस किए आपने बाय चेक,
सो एंट्री आती है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एंड टू बैंक इज पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो इसलिए जर्नल एंट्री आनी चाहिए क्योंकि इसका ही लेजर पोस्टिंग करना है हमें. सो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड को हम लिखेंगे टू बैंक लेजर करते वक्त. सो सेकेंड स्टेप इज लेजर. स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड को लिख दिया टू बैंक. ओके. अभी नेक्स्ट इज परचेस ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट 1280. अभी ऑन क्रेडिट मतलब उधारी पे लिया है आर्यन. तो इस केस में एंट्री क्या होती है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट अकाउंट. अभी इधर बैंक अकाउंट क्यों नहीं क्रेडिट हुआ, क्योंकि क्रेडिट बेसिस पे लिया है ना. ओके. तुझं नाव काय आहे. हाँ. सो इथेच आहे क्लास तुमचा 12वीचा. सरांना फोन करून विचार कुठे आहे क्लास. हाँ बघ वर जाऊन ये, नाहीतर ये परत इथे. सो अगेन स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड को क्या लिखेंगे, टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट अकाउंट 1280. ओके. 3 ट्रांजैक्शंस थे, उसमें से पहला ओपनिंग था, बाकी 2 ट्रांजैक्शंस हुए. अभी इसमें से हो गए सब. अभी क्या करना होता है, टोटल करनी होती है. किसकी, जो साइड की टोटल ज्यादा है उसकी. अभी क्रेडिट साइड को तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो ऑब्वियसली कौन से साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट. सो डेबिट साइड की टोटल आ गई है 2560. जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो पहले टोटल लिखनी है, सेम टोटल इधर लिखनी है दूसरे बाजू में, और बैलेंस निकालना है. अभी इस साइड को कुछ था क्या, क्रेडिट साइड को कुछ नहीं था, तो 2560 माइनस 0, तो बैलेंस इज 2560. अगर यहाँ पर 560 कुछ रहता आर्यन तो बैलेंस 2000 आ जाता बाय बैलेंस कैरिड डाउन. बट क्रेडिट साइड को कुछ भी ट्रांजैक्शंस नहीं थे ना. इसलिए बैलेंस हमारा वही है, जो टोटल है वही बैलेंस है. सो दिस इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2560. एंड वही नेक्स्ट इसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाता है 1 फरवरी का. इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग. ऐसे लेजर बनाते हैं. ये एक अकाउंट हुआ, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं. अभी जैसे इलस्ट्रेशन 2 का आप घर पे कर सकते हो क्या, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हर ट्रेडर. डेबिट बैलेंसेस दिए, देखो ये सभी डेबिट बैलेंसेस ओपनिंग दिए हैं, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होगा. क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं आनंद कपिल कैपिटल के, और फिर क्या होगा, फॉलोइंग वेयर फर्दर ट्रांजैक्शंस. कितने अकाउंट्स ओपन किए आर्यन, देखो कैश अकाउंट, बैंक, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, विजय, मधु, आनंद, कपिल, कैपिटल, परचेसेस, डिस्काउंट, प्लांट, मुकेश, सेल्स, रहीम, बैड डेट्स. सो ट्राई करो. एंड इलस्ट्रेशन 3 हम कल करेंगे, आप ऑनलाइन अटेंड करो. एंड जिनको ऑनलाइन भी पॉसिबल नहीं है वो रिकॉर्डेड लेक्चर संडे को देखो. ठीक है. ओके. मंडे से आपके पास ये होना चाहिए एडिशनल क्वेश्चन बैंक, नोट्स होने चाहिए, नोट्स. सो जिनकी एडमिशन प्रोसीजर हो चुकी है, मंडे को आप नोट्स कलेक्ट करो फ्रॉम ऑफिस. Illustration 2 is homework. Exercise question 1 is also homework. कळलाय का नीट होमवर्क.
इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3 होमवर्क नहीं है, वो कल हम करने वाले हैं 3। एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो होमवर्क के लिए है। पहले जर्नलाइज करना है एंड देन उसका लेजर पोस्टिंग करना है, आणि तुला ऍडिशनल कष्ट घ्यावेच लागणार आहे। यस, आपका इको एंड लॉ है अभी। तुम्हाला बसायचं तर बसा।